ये आकाशवाणी बम्बई है। मनुष्य आज तक जिसे थाम नहीं पाया है वो है समय। काल चक्र की गति को घड़ी की टिक टिक से नापना भले ही शुरू हो गया हो, उसे रोका कभी नहीं जा सका। लेकिन जो संभावनाएं विज्ञान की पकड़ से आज भी परे हैं, उसे मनुष्य ने कथा कहानियों में जकड़ लिया। ऐसी ही एक फंतासी कथा मराठी भाषा में लिखी रत्नाकर मतकरी ने, और उसका रेडियो के लिए हिंदी नाट्य रूपांतर किया ज्योत्सना परोलेकर ने। शीर्षक है चौथी खिड़की। चौथी खिड़की के निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो आइए ये नाटक सुने, चौथी खिड़की। समय भी क्या अजीब चीज है वृंदा। घड़ी की सुइयां आगे और आगे बढ़ती ही जाती हैं। बस फर्क इतना ही है कि अगर कोई हादसा न हो तो कोरा वक्त हमारे सामने से चुपचाप गुजरता रहता है, और अगर कोई घटना घटे तो 5 मिनट की हलचल भी बहुत जान पड़ती है ना वृंदा? ठीक कहते हो जीवन। दिन में तो शायद फिर भी वक्त के गुजरने का एहसास होता है, लेकिन रात मानो इस एहसास को भी मिटा देती है। अब यही देखो ना, हम लोग एक कप कॉफी पर गपशप कर रहे हैं। मालूम है कब से? 3 घंटे से। 3 घंटे से गपशप कर रहे हैं या चुप्पी लगाकर बैठे हैं? बातों को शब्दों का लिबास पहनाना हमेशा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी खामोश रहकर भी हम आपस में बातें कर सकते हैं ना? बेशक। लो, कैफे वन मोर कप। कॉफी के लिए मेरी वीकनेस जानती हो तुम, लेकिन 1 कप और कॉफी यानी 1 घंटा और यही क्यों? इसीलिए तो मैं तुम्हें कॉफी का ऑफर दे रही हूँ कि तुम कुछ देर और रुक जाओ। आई एम टेम्पटिंग यू। लेकिन मुझे देर हो जाएगी भाई। होने भी दो। 1 बजे घर पहुँचो या 1:30 बजे, क्या फर्क पड़ता है? सच कहूँ तो ये देर सवेर सब अपने मानने और ना मानने की बात है। अब देखो ना, फिजिक्स डिपार्टमेंट के कुंदन लाल है ना, जब उनसे मैं बातें करती हूँ तो 15 मिनट लगता है जैसे 1 घंटा हो गया है। और तुम्हारे सामने बैठे हुए 3.5 घंटे हो गए गपशप मारते हुए, लगा जैसे 3.5 मिनट हुए हों। वृंदा, मेरी कंपनी तुम्हें इतनी पसंद है और फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तुम अभी तक राजी नहीं हो। कारण तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ जीवन। मेरा करियर ही बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं उसमें सेटल हो जाऊं। कम से कम मुझे 5 साल तो चाहिए ही ना। आप फिर जाने आगे क्या हो। फिजिक्स मेरा विषय है और मैं इसमें इतना डूब चुकी हूँ कि घर गृहस्थी के लिए तो वक्त ही नहीं निकाल पाऊंगी, और तुम्हें सुख क्या दे पाऊंगी तब। तुम मेरे लिए ना रुको जीवन, शादी कर लो। मैं जानती हूँ तुम्हें घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब की चाह है। चाह तो मुझे भी है इन सब की, लेकिन मेरे लिए ये अभी संभव नहीं हो सकता। कम से कम 5 साल और। मगर जीवन, तुम क्यों मेरी खातिर अपना मन मारते हो? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ वृंदा, और कयामत के दिन तक मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन पता नहीं तुम शायद मेरे लिए ऐसा महसूस क्यों नहीं करती, और मुझसे ये सब कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती हो। कैसी बातें करते हो जीवन। और नहीं तो क्या। देखो ना, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है वो बहुत गहरा है, और मेरे जीवन की ये सच्चाई एक सीमा तक दार्शनिक भी है। दार्शनिक? सच मानो, वो प्यार मेरे मन में हमेशा कायम रहेगा, चाहे तुम किसी से भी शादी कर लो। और इस बात का भी यकीन रखना कि ये प्रेम
दूर दूर से ही रहेगा। करीब आकर तुम्हारी गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ शारीरिक संबंधों के साथ ही जन्मती हैं? मेरा मन अगर तुम में उलझा रहेगा तो मैं अपनी पत्नी को अपने सामने सहन भी कैसे करूंगा? जीवन, जानती हो, अगर तुम मुझे नहीं मिली वृंदा, तो मैं अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी दुखी करूंगा। जीवन, शायद मैं शादी के बंधन को ज्यादा दिनों तक टिका भी नहीं सकूं। हो सकता है मैं उसे अपनी नजरों से दूर कर दूं हमेशा के लिए। ऐसा तुम्हें इस वक्त महसूस हो रहा है जीवन? एक बार शादी हो जाने तो सब ठीक हो जाएगा। क्या कहती हो? टाइम इज अ ग्रेट हीलर। वक्त सभी जख्मों की दवा है। अब्बा, लगता है कि जिंदगी के कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं। अब अंत नजदीक जान पड़ता है। नहीं अब्बा, ऐसा मत बोलिए अब्बा। अभी तो बहुत दिन जीना है आपको अब्बा। ऐसा मत देख बोलिए। बेटा, झूठा दिलासा मत दे। मैं जानता हूँ कि समय निकट है। नहीं अब्बा, मेरा अब कोई भरोसा नहीं। नहीं अब्बा, नहीं। मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मेरे लिए तो अम्मा और बाबा दोनों ही आप हैं। सब कुछ आप है। पाल पोस कर बड़ा किया तो आपने। अब आप नहीं होते तो मेरे बाल हट कौन पूरे करता? और तुम मेरे आखिरी वक्त में मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। देखो जीवन, शादी कर लो। मरने से पहले मैं इस घर को बसा हुआ देखना चाहता हूँ बेटे। बेटे और बहू के जाने के बाद इस घर ने कब से चूड़ी और पायल की आवाज नहीं सुनी है। अब्बा, शादी से मैंने कब इनकार किया अब्बा, लेकिन अब देख, लेकिन के लिए वक्त कहाँ है मेरे पास। जीवन, रोहनी अच्छी लड़की है। दिवाकर को ब्याह का संदेश भेज चुका हूँ। अब टालना नहीं जीवन, मेरी अंतिम इच्छा है ये। हाँ कर दो जीवन। सांस अटक रही है मेरी। मान भी जाओ बेटा। आंखें दो। अब्बा क्या हुआ? अब्बा प्लीज, अब्बा मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ अब्बा। मैं रोहिणी से शादी करूंगा अब्बा। अब्बा सुन रहे हो ना आप? अब्बा मैं शादी करने को तैयार हूँ। प्लीज अब्बा बात करो मुझसे, प्लीज अब्बा। अरे जीवन। हाँ वृंदा। आज सुबह सुबह? हाँ। अब्बा कैसे हैं अब? ठीक ही है वृंदा। अस्पताल से घर आए उन्हें 2 दिन हो चुके हैं। अच्छा। अब वो बहुत दिन नहीं जिएंगे वृंदा। कौन जाने, शायद 2 दिन
या शायद 2 हफ्ते, मगर इससे ज़्यादा नहीं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण देने आया हूँ वृंदा। शादी? हाँ। तो ये मातमी चेहरा क्यों भाई? शादी कर रहे हो, फांसी पर तो नहीं चढ़ रहे, फिर ये दुख कैसा? माना कि हमारा प्रेम बहुत गहरा था और एक अलग ही स्तर पर था, मगर बहुत सुंदर भी रहा। ये अलग बात है कि अब उसे भूल जाना होगा। अब हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, है ना? हाँ, और जो निर्णय हमने लिया है उसे निभाना तो होगा ही। निर्णय? हमने? ये निर्णय सिर्फ तुमने लिया है वृंदा। अच्छा बाबा, मैंने ही सही, लेकिन इन बातों में निर्णय कोई भी ले, वो लागू दोनों पर होता है। देखो जीवन, अब अपने प्रेम के गुणगान हम नहीं करेंगे। मैं अपनी पढ़ाई में जुट जाऊंगी बिल्कुल ईमानदारी से, और तुम पूरे मन से अपनी गृहस्थी में जुट जाओ। गृहस्थी? मेरी कैसी गृहस्थी वृंदा? देखना कितनी जल्दी मेरा संसार चौपट होता है। नहीं जीवन। और तब तुम पछताओगी, देख लेना, अपने इस निर्णय पर। जानती हो, ये शादी मैं अपने लिए नहीं, अप्पा के लिए कर रहा हूँ। चलो बाबा, यही सही। इस वक्त मैं कुछ नहीं कहती, वक्त ही बताएगा सब कुछ। अरे वृंदा, तुम यहाँ बैठी हो? और मैंने पूरी लाइब्रेरी छान मारी तुम्हें ढूंढते हुए। क्यों, कोई खास बात? हाँ, तुमने सुना नहीं? तुम्हारा वो जीवन, हाँ, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, सुना है उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई। गायब हो गई? कहाँ? ये तो कोई नहीं जानता। वो अभी अभी हनीमून से लौटा है। पता है कितने दिन में? सिर्फ 3 दिन में। हाँ? वो भी अकेला। कहता है उसकी पत्नी का कहीं पता ही नहीं। वृंदा, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या कहती हो तुम? अब सच क्या है और क्या नहीं, ये तो जीवन ही जाने। पर कहते हैं ये शादी उसने सिर्फ अपने दादाजी का मन रखने के लिए की थी। अब कहता है वो अचानक गायब हो गई। अब तुम्हें बताओ, कौन विश्वास करेगा उस पर? क्यों, ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ही उसे छोड़कर कहीं चली गई हो। और ये भी तो हो सकता है कि जीवन ने उसकी हत्या कर दी हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जीवन ऐसा नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात हुई है। दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जाओ। कौन? वृंदा? मैं सब सुन चुकी हूँ जीवन। वृंदा, लोग समझते हैं कि मैंने उसे मार डाला। नहीं नहीं, लोग चाहे जो कुछ समझे जीवन, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। वृंदा, लेकिन हुआ क्या था? जो कुछ हुआ वो मुझे तो बताओगे ना? वृंदा, तुम्हें देखकर मुझे कितना सहारा मिला है, ये कहने की बात नहीं है। बैठ जाओ। मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ, लेकिन प्लीज मुझ पर विश्वास करना वृंदा। मैं एक अक्षर भी झूठ नहीं बताऊंगा तुम्हें। हाँ हाँ, बोलो। तुम जानती हो, मैं कम से कम मैं तुमसे तो सच ही बोलूंगा। हुआ ये वृंदा कि शादी के बाद मैं और रोहिणी महाकाल पहुंचे। उस वक्त शाम हो चुकी थी। ठंड भी काफ़ी थी उस गांव में। वहाँ महाकाल में होटल्स नहीं है और इतने बड़े बड़े पुराने बंगले हैं जिनके मालिक शहरों में रहते हैं। उनमें से प्रोफेसर BN चक्रवर्ती का बंगला भी है। मेरे एक दोस्त ने उनके चौकीदार के नाम एक चिट्ठी दी थी मुझे। प्रोफेसर हाँ, BN चक्रवर्ती? हाँ, BN चक्रवर्ती, प्रोफेसर भूतनाथ चक्रवर्ती। हाँ हाँ। एक वैज्ञानिक थे वे,
रिटायर होने के बाद से वे इसी बंगले में रहते थे और बंगले में उनकी एक प्रयोगशाला भी थी। कुछ दिनों पहले ये सन की वैज्ञानिक अचानक कहीं चले गए। कहाँ चले गए सो कोई नहीं जानता। क्या चौकीदार भी नहीं? नहीं, वो खुद भी बहुत परेशान रहा कि मालिक बिना बताए घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए। शायद बम्बई चले गए होंगे, ये सोचकर उसने कुछ दिनों तक राह भी देखी। और प्रोफेसर चक्रवर्ती का लड़का जब बम्बई से आया तब पता चला कि वे वहाँ भी नहीं पहुँचे। फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, अखबारों में इश्तहार दिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उनका लड़का भी बाद में लौट कर नहीं आया। बम्बई से ही हर महीने चौकीदार को वो तनख्वाह ज़रूर भिजवाता रहा बिना चूके। क्या इसी चौकीदार ने तुम्हारे लिए बंगला खोला था? हाँ वृंदा, चौकीदार बहुत बहुत अच्छा आदमी है, मिलनसार है। चिट्ठी पढ़ते ही टॉर्च लिए हमारे साथ आया, बंगला खोलकर हमारा कमरा दिखाया, खाना भी हमारा उसी ने बनाया। बहुत जायकेदार खाना बनाता है और बड़े प्यार से खिलाता भी है। अच्छा ये बताओ कि रोहिणी को वो जगह कैसी लगी थी? रोहिणी बहुत खुश थी वहाँ वृंदा। महंगे और शहरों के दिखावटी 5 स्टार होटलों से उसे ये ख़ानदानी बंगला ज़्यादा पसंद आया था। और हाँ, उसने चौकीदार से ये ज़रूर पूछा था कि कहीं इस बंगले में भूत प्रेत वाली कोई बात तो नहीं है। फिर चौकीदार ने उसे इस ओर से निश्चिंत भी कर दिया था। क्या रात में रोहिणी डरी वरी तो नहीं? नहीं, डरी काहे को, हम बड़े आराम से सोए। सुबह जब चिड़ियों की चहचहाट हुई तब मेरी आँख खुली। कोहरे में लिपटा हुआ गांव बहुत सुंदर लग रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद हमने बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मैं थोड़ा अलसाया हुआ था और बिस्तर में ही लेटा रहा। रोहिणी बंगला घूम घूम कर देखना चाहती थी। फिर वो चौकीदार को ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहने के लिए वो बंगले के बाहर वाले कमरे तक गई और मुझे कहा कि 5 मिनट में तैयार हो जाओ। ऐसी धमकी देकर वो बंगला देखने के लिए निकल पड़ी। मुझे ज़रा सी ऊँघ लग रही थी तो एक शायद झपकी आ गई होगी। इसी बीच एक चीख सुनाई थी। हाँ, पहले मैं समझा कि कुछ सपना है, लेकिन दूसरे क्षण में समझ गया कि ये सपना नहीं है, ये सच है। मैं झटके से उठा और पूरे बंगले में, इस कमरे में, उस कमरे में, बरामदे में, सब जगह उसे खोजा। खूब आवाज़ें दी, चौकीदार के कमरे तक भी गया और उसने और मैंने दोबारा हर कमरे में, हर गलियारे में, कंपाउंड में, हर जगह ढूंढा। और अच्छा ये बताओ कि चीख के साथ क्या किसी प्रकार की हाथापाई होने की आवाज़ भी आई थी? नहीं, हाथापाई की कोई नहीं, हाथापाई की कोई आवाज़ नहीं आई। कोई हाथापाई के चिन्ह भी हमें नहीं दिखाई दिए। सब कुछ शांत था। हमने बंगले के आसपास आधा मील तक खोजा कि कहीं शायद कहीं मूर्छित होकर पड़ी हुई हो। चौकीदार ने भी 3-4 आदमियों को ढूंढने के लिए इधर उधर भेजा। 3-4 घंटे तक हमने राह देखी। जब कुछ पता नहीं चला तो अंततः हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। अच्छा, चौकीदार पर इसका कुछ असर पड़ा? चौकीदार वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था वृंदा। और पूरी कोशिश से उसने ढूंढवाया। उसने बार बार कहता रहा कि पहले मालिक भी बिना बताए गायब हुए थे और अब ये मेम साहब भी। ये तुम विश्वास नहीं हुआ ना तुम्हें ये कहानी सुनकर? नहीं जीवन, ऐसी बात नहीं। मैं जानता हूँ, सब यही सोचते हैं कि मैंने रोहिणी को मार डाला। कल को रोहिणी के रिश्तेदार मुझ पर मुकदमा चलाएंगे। रोहिणी की हत्या का जो सजा मुझे मिलेगी वो मुझे चुपचाप कबूल करनी होगी, क्योंकि मेरे पास अपने बचाव के लिए कोई सबूत नहीं है। मैं सुनो जीवन, मेरा कहना मानोगे? मैं महाकाल जाना चाहती हूँ जीवन। क्या? उस बंगले पर। क्या कहती हो वृंदा? हमने उसे ढूंढने में क्या कोई कसर रखी है, या तुम्हें भी लगता है कि मैंने उसे मार डाला है? नहीं जीवन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और इसीलिए वहाँ जाना चाहती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, हम वहाँ जाएंगे जीवन। सिर्फ एक बार प्लीज, मेरी खातिर। ठीक है वृंदा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भाई साहब, ये हट ना कीजिए। अरे चौकीदार भाई साहब इनको आप समझाइए ना साहब, बंगला ना खुलवाइए। पहले साहब गए, फिर आपकी वो भाई साहब गई, और अब ये बंगला खोलने को कह रही। भाई साहब मैं बहुत डर गया हूँ भाई साहब। चौकीदार भैया, मैं इसे सिर्फ देखना भर चाहती हूँ, हाँ। यहाँ रहना नहीं चाहती। हाँ। सिर्फ दिखा भर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। चाहे तो तुम खुद हमारे साथ चलो और दिखा कर तुरंत बंद कर लेना। हाँ उसमें क्या है। ठीक है भाई साहब। हाँ अब आप इतना जोर दे रही हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलो। ये बैठक है, यहाँ साहब बैठते थे। कई बार रात रात बैठे किताबें पढ़ा करते। ये देखिए इनकी किताबें अलमारी में ऊपर तक ठूसी हुई हैं। सभी विज्ञान की किताबें हैं। आइए इस तरफ। हाँ ये इधर खाने का कमरा। अच्छा। और पास वाला सोने का। कई बार खाना लगा रह जाता, साहब किताबों में ही उलझे रहते। वृंदा, क्या देख रही हो वृंदा? इतनी बारीकी से क्या देख रही हो? क्या तुम सोच रही हो कि रोहिणी इन दीवारों में समा गई? नहीं जीवन, ये बात नहीं। क्या है कि छोटी छोटी बातों से ही कभी कभी असली बात का पता चल जाता है। और ये रहा मेहमानों का कमरा। हाँ। बम्बई से जो भी आता ना भाई साहब यही ठहरता। अच्छा। साहब भी, मैम साहब भी, बस यही है। इतने ही कमरे हैं इस बंगले में। अच्छा चौकीदार भैया, वो पीछे वाला कमरा? वो साहब की प्रयोगशाला है मैम साहब। वो इस कमरे में काफी समय बिताया करते। यहाँ हम लोगों को आने की मनाही थी, बिल्कुल हम लोग कोई नहीं आता था। झाड़ू वाली भी यहाँ नहीं आती थी। अच्छा। साहब का सामान, मशीनें, किताबें, यही सब है इसमें भाई साहब। भैया मैं देखना चाहती हूँ। तो ठीक है, आइए चलिए खोल देता हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत गंदा पड़ा है। कोई बात नहीं। साहब थे तब भी झाड़ू नहीं लगती थी, अब तो चलना भी मुश्किल सा होगा। तमाम मशीनें, कागजात, शीशियाँ सब बिखरी पड़ी हैं यहाँ वहाँ, देखिए। ओह, वैसे प्रयोगशाला छोटी ही है लेकिन है ना? हाँ जीवन, लेकिन मेरा विषय विज्ञान होने की वजह से मैं ये जान गई हूँ कि प्रोफेसर चक्रवर्ती किसी गहरे प्रयोग में व्यस्त थी। देखो ये खुली किताबें, ये सूर्य घड़ियाँ, और ये कुछ आधे अधूरे बीज गणित, और ये कालदर्शिका, और ये देखो ये दीवार पर लगी हुई घड़ी, टाइम मशीन जैसी। कमरे में चारों दीवारों पर एक एक खिड़की है। वो देखो वृंदा। हाँ। ये चौथी खिड़की तो खुली हुई है। हाँ बिल्कुल घड़ी के सामने है। हाँ। अब यहाँ से भी बाहर का प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें दिखता रहता होगा ना प्रयोग करते समय। हाँ। अरे वृंदा, वृंदा क्या हो रहा है? रुक जाओ वृंदा, कोशिश कर तुम, मैं तुम्हें पीछे से। अरे साहब भाई साहब, वृंदा पीछे जा रही है, मैं पकड़ता हूँ। साहब पीछे आइए, खिड़की से देखिए। उठना नहीं, बिल्कुल उठना नहीं। पहले खिड़की बंद करनी होगी। वो स्केल पकड़ाना तो मैं दरवाजे को पीछे से धकेल कर इसकी खिड़की बंद कर देती हूँ। वृंदा, ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई भूत खींच रहा था। तुम कहाँ रही हो वृंदा? ये भूत नहीं है जीवन, ये कोई अन्य फोर्स है, शायद काल की शक्ति। काल की शक्ति? सिर्फ खिड़की के पास ही ये शक्ति काम करती है। वहीं पर कहीं उसकी कुंजी भी होगी। हाँ, साहब भी कहा करते थे। मैं समय का बांध रखूंगा। वो देखो, वही खड़ी, वही है जो इस ऑर्बिट का निर्माण कर रही है। ऑर्बिट? हाँ, मैं इसे वर्तमान पर लाती हूँ। घड़ी? शायद
ये जो खिंचाव है ये कम हो जाए। देखा, खिंचाव रुक गया। समय की गति फिर वर्तमान पर आ गई। इस घड़ी से समय की गति नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोफेसर का यह प्रयोग सफल रहा है। उन्होंने इस खिड़की के पास एक ऑर्बिट का निर्माण किया है जिसमें घड़ी के जरिए समय की गति बढ़ाई जा सकती है। इन आंकड़ों के हिसाब से 90 गुना। 90 गुना? हाँ। तुम्हारा मतलब है कि खिड़की के पास जो खिंचाव था वो समय का खिंचाव था? हाँ जीवन, हाँ। यदि पूरे कमरे में गति बढ़ती तो मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने एक विशिष्ट ऑर्बिट का निर्माण किया। इस ऑर्बिट में आने वाली वस्तु पर ही समय की गति का परिणाम होगा। लेकिन इस प्रयोग से फायदा क्या होगा वृंदा? समय पर काबू पाकर कोई क्या करेगा आखिर? मनुष्य के लिए इसके अच्छे उपयोग हो सकते हैं जीवन। फसल इस ऑर्बिट में 3 महीनों की जगह 3 मिनटों में उगाई जा सकती है। 3 मिनटों में? हाँ, लेकिन इसका उपयोग करने में सावधानी की जरूरत है, नहीं तो प्रोफेसर की तरह एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट? हाँ। यानी तुम कह रही हो कि प्रोफेसर एक्सीडेंटली इस ऑर्बिट में आकर यानी कि समय की शक्ति में खिंच गए? हाँ जीवन, हाँ। देखो, मैंने कांटे को 1 पर लाकर समय को वर्तमान में ला दिया है। अब खिड़की खोल दो। समय का खिंचाव अब नहीं रहेगा। ये बूढ़ी यहाँ कौन बैठी है खिड़की के नीचे? अरे अरे, कौन है माई? भैया, बैठी नहीं है, निर्जीव है। निर्जीव है? समय की बढ़ती हुई गति ने रोहिणी को 90 वर्ष से अधिक का बना दिया था। रोहिणी को? हाँ हाँ जीवन। और देखो, ये प्रोफेसर की अस्थियां, ये भी समय की गति के साथ कैसे जर्जर हो गई हैं। चौकीदार भैया, आप इनके बेटे को सूचना भिजवा दीजिए। हाँ चौकीदार भाई। और वृंदा, हमें पुलिस को भी इस बात की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और रोहिणी के घर वालों को भी खबर देनी पड़ेगी। हाँ जीवन, समय के इस प्रयोग ने मेरी भी आंखें खोल दी हैं जीवन। वृंदा, 5 साल शादी ना करने का मेरा इरादा व्यर्थ सा लगता है। समय के इस काल चक्र में 5 साल में खोना नहीं चाहती। मैंने अपना इरादा बदल दिया है जीवन। सच वृंदा? हाँ जीवन। लगता है इस चौथी खिड़की ने बंद होकर तुम्हारी समझ का द्वार खोल दिया है। चौथी खिड़की रत्नाकर मतकरी की मराठी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर अभी आपने सुना। रूपांतर किया था ज्योत्सना परोलेकर ने। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: जीवन लोकेंद्र शर्मा, सहेली दिशी घई, अप्पा शिवराज, चौकीदार अमर कक्कड़ और वृंदा पुष्पा सक्सेना। सहायिका थीं परवीज कूपर और निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। ये नाटक आकाशवाणी के बम्बई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।